शुक्रिया डॉक्टर नवीद। आई थिंक अच्छी डिस्कशन रही और अभी मज़ीद हम करेंगे इंशाल्लाह। तो मेरा जो आज मौजू है वो पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर एडॉप्शन ऑफ इको इनोवेशन मेजर्स इन मेजर इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन ऑफ सीपैक इन पाकिस्तान। बड़ा लंबा सा नाम है, लेकिन असल में इसका मकसद ये है कि हम ऐसा पॉलिसी फ्रेमवर्क डिफाइन कर सकें जिसकी वजह से जो डॉक्टर नवीद ने अभी जो शेयर किए हैं, जितने 32 इको इनोवेशन मेजर, उनको इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसे अडॉप्ट कर लें, यानी कि यू कैसे इस्तेमाल कर लें ये। क्योंकि हम रिसर्च कर लेते हैं और सब कुछ हर चीज़, लेकिन वो इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो नहीं अडॉप्ट करता तो वो फिर यूज़लेस है। तो यही हमारा टॉक है और इसको हम ज़्यादा अच्छी तरह से करेंगे अगर आप लोग भी हमें अच्छा अपनी राय से नवाजें। तो ये मेरे कंटेंट हैं कि थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं कि पहले हमारे पास पाकिस्तान में इन्वायरमेंटल पॉलिसीज़ क्या हैं। इन्वायरमेंटल एक्शन प्लान पाकिस्तान का बना है, उस पर थोड़ा सा बात करेंगे। फिर कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं जिससे सस्टेनेबल इंडस्ट्रियल प्रोसेसिंग प्रमोट हो। और फिर एक रोड मैप हम डिफाइन करना चाहते हैं कि क्या रोड मैप होगी जिससे इको इनोवेशन बेस्ड पॉलिसी इंटरवेंशन जो है वो अ, हो सकें और इको इनोवेशंस मेजर अडॉप्ट हो सकें। और फिर उनके एलिमेंट्स के बारे में, रोड मैप के एलिमेंट के बारे में। ये एक ज़रा बैकग्राउंड है, लेकिन थोड़ा सा मैं ज़रा बता दूंगी क्या हमारी हिस्ट्री रही है। बैक इन 1992 पाकिस्तान की नेशनल कंजर्वेशन स्ट्रेटजी बनी थी, जिसकी बुनियाद पे फिर उनकी एक इम्प्लीमेंटेशन कमेटी बनी जिसने 4 कंपोनेंट एक्शन प्लान बनाया 1992 में ही। और फिर बाद में उसी नेशनल कंजर्वेशन स्ट्रेटजी की बुनियाद पे नेशनल इन्वायरमेंटल क्वालिटी स्टैंडर्ड बने, जो कि फिर 1993 में बने, फिर रिवाइज हुए 2000 में। फिर पाकिस्तान इन्वायरमेंटल प्रोडक्शन एक्ट 1997 में आया। और मेरे ख्याल में ईपा के दोस्त हमारे पास बैठे हैं तो उन्हें पता होगा कि हाँ। ईपीए जो है वो इसी पार्टी पाकिस्तान प्रोडक्शन एक्ट की वजह से ये वजूद में आई थी। बहुत इनिशियल फेडरल लेवल पे, बाद में फिर प्रोविंशियल लेवल पे ईपा बनी है, लेकिन पहले जो बनी थी वो फेडरल लेवल पे बनी थी। उसकी बाद फिर पाकिस्तान नेशनल इन्वायरमेंटल पॉलिसी एक बनी थी 2005 में। और अभी कुछ उसी दौर में 2005 में ही पाकिस्तान जो है वो क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म के लिए एलिजिबल हो गया था। और उसने डेवलप की एक ऑपरेशनल स्ट्रेटजी ही भी। देन रिसेंटली, नॉट रिसेंटली लेकिन 2012 में, अब वो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट से ना मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज के पर ज़्यादा जोर आ गया। तो मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज एक नेशनल मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज बनी 2012 में, जिसने फिर नेशनल पॉलिसी ऑफ क्लाइमेट क्लाइमेट चेंज बनाई। अभी हाल ही में पाकिस्तान ने साइन किया है प्रोग्राम फ्रेमवर्क एग्रीमेंट इंटरनेशनल ग्रीन इकोनॉमी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो हैं वो प्रमोट हैं। ये अप्रैल 2025 है। तो ओवरऑल आप देखें तो पाकिस्तान की पॉलिसीज इवॉल्व हुई हैं, और बेस्ड ऑन स्टार्टिंग फ्रॉम नेशनल कंजर्वेशन स्ट्रेटजी। और अभी हम बहुत यानी कि पॉलिसी लेवल पे काफ़ी हम एडवांस हैं। एडवांस से बता दें कि काफ़ी हमने साइन किए हैं पॉलिसी, तो उसकी मतलब हमारे पास डेवलप भी हुई है, एक्शन प्लान भी डेवलप हुआ है। जैसे ये एक्शन प्लान हमने 2001 में डेवलप किया था, जो कि सपोर्टेड था एक्शन प्लान नेशनल एक्शन प्लान फॉर पाकिस्तान सपोर्ट प्रोग्राम से। यूनाइटेड नेशन की सपोर्ट थी, जिसने नेशनल इन्वायरमेंट पॉलिसी डेवलप की, सैनिटेशन पॉलिसी डेवलप की, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म स्ट्रेटजी डेवलप की, और नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी डेवलप की, एनर्जी कंजर्वेशन पॉलिसी डेवलप की। तो दिस पॉलिसीज आर विद अस, आई मीन विद पाकिस्तान। एक और पॉलिसी एक्शन प्लान डेवलप हुआ था जो 2001 में फॉर क्लीन एयर के लिए डेवलप हुआ है। इसमें इंडस्ट्री के लिए खास तौर से मैं बताना चाहूँगा कि शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म मेजर्स उन्होंने सजेस्ट किए थे, जिसमें ताकि एनईक्यूएस को इन्फोर्स कर सकें बोथ ऑन प्रोफेशनल एंड फेडरल लेवल। कुछ ब्रिक क्लींस के बारे में बात हुई थी कि उनको रिलोकेट करें या अल्टरनेट टेक्नोलॉजी करें। खासतौर से पंजाब में बड़ा इशू था स्मोक का, तो इस पे उनकी पॉलिसी है।
इंडस्ट्री स्पेसिफिक स्टैंडर्ड बनाने पे बात हुई थी कि इंडस्ट्री स्पेसिफिक स्टैंडर्ड हो। NEQS तो हैं ही, लेकिन शायद मैं जब पढ़ रहा था, जब मैं रिव्यू कर रहा था, तो बल्कि NEQS से तो काफ़ी पुराना हमारा ताल्लुक है। जब 2005 में, 1993 में जब बने थे, 1995 में, तो लगता था कि वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और यूनिडो के डॉक्यूमेंट्स को लेके और किसी ने मेज मेज में बैठ के वो NEQS डेवलप किए। हत्ता कि कराची में एक इशू था कि कराची में जब वो उनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की कोरंगी में, तो कराची तो समंदर के पास है। तो NEQS जो है वो उसके जो टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स थे उसका स्टैंडर्ड 1000 मिलीग्राम पर लीटर था। उस ग्राउंड वाटर में अराउंड 15,000 मिलीग्राम TDS था। तो वो कभी भी उसको मीट नहीं कर सकता था इंडस्ट्री। तो बाद में फिर वो मुख्तलिफ एसोसिएशन है, इंक्लूडिंग काठी और पाकिस्तान टैनर्स एसोसिएशन और साइट एसोसिएशन ने फिर उनके साथ काफ़ी EPA के साथ काफ़ी निगोशिएट किया, और EPA बाद में फिर रिवाइज हुए वो एनीवे 2000 में। तो कहने का मतलब है इंडस्ट्री स्पेसिफिक स्टैंडर्ड यहाँ सजेस्ट हुए हैं एक्शन पॉलिसी में 2001 में। और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ग्रीन प्रोग्राम इन इंडस्ट्री आल्सो, उसके बारे में बात हुई। वेस्ट मिनिमाइजेशन, वेस्ट हीट एक्सचेंज एंड पॉल्यूशन कंट्रोल टेक्नोलॉजी विद इन इंडस्ट्री, इसके बारे में बात हुई। ये वही चीज़ें हैं जो हम इको इनोवेशन की बात कर रहे हैं। तो ये 2001 में ये चीज़ें पॉलिसी लेवल पे तो डिफाइन हुई हुई, लेकिन ये कभी इम्प्लीमेंट नहीं हुई। इम्प्लीमेंट इंडस्ट्री में एज सच नहीं हुई कि लार्ज पैमाने पे हों, बड़े बड़े पैमाने पे हों। लेकिन बहरहाल नेशनल कंजर्वेशन स्ट्रेटजी की सक्सेस भी हैं। 2 एग्जांपल्स मैं यहाँ पे ख़ास तौर से कोट करना चाहूँगा कि कसूर की टैनरीज और कोरंगी की टैनरीज ने ऑन सेक्टोरियल लेवल एक इंडस्ट अपने अपने लेवल पे वहाँ कसूर में और कराची में दे कंस्ट्रक्टेड ट्रीटमेंट प्लांट्स, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट फॉर टैनरीज। मुझे याद है कि मतलब मैं तो उसका हिस्सा भी था, कंबाइंड एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट कराची का, बैक फ्रॉम 1995, जब वो कंसेप्ट लेवल पे था। तो उसके बाद कंस्ट्रक्शन हुई इसकी, आई वॉज पार्ट ऑफ दैट एनीवे। ये दो दो एक सक्सेस स्टोरी हैं अल्टीमेटली। एक सेक्टर लेवल पे एक बड़े एक्शंस हुए, यानी कि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बने जो कि प्राइवेट लेवल के थे, जो जिनकी फंडिंग जो थी वो एक्सपोर्ट प्रमोशन फंड से जनरेट हुई थी, और गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने कराची में गवर्नमेंट सिंध ने ज़मीन फराहम की थी। एनीवे दीज आर सम सक्सेस स्टोरी। लेकिन ओवरऑल वो जो मैं अभी एक्शन प्लान के बारे में बात की थी इंडस्ट्री स्पेसिफिक, वो कोई इतनी सक्सेसफुल नहीं, मतलब नज़र नहीं आई। अभी उस पर थोड़ा सा और मैं बात करता हूँ, लेकिन कुछ प्राइवेट इनिशिएटिव भी रहे हैं पाकिस्तान में, जैसे इन्वायरमेंटल टेक्नोलॉजी प्रोग्राम फॉर इंडस्ट्री। ये 1995 से 1998 में प्रोजेक्ट शुरू हुआ था। ये FPCCI और एक नेशनल इन्वायरमेंटल कंसल्टिंग, जो प्राइवेट कंसल्टिंग फर्म थी, उसके साथ मिला के शुरू हुआ था। इसकी फंडिंग नेदरलैंड ने की थी। इसी तरह से क्लीनर प्रोडक्शन प्रोग्राम फॉर टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इन पाकिस्तान इन 2001 से 2003 तक चला। इसमें एप्टिमा और नेशनल इन्वायरमेंटल कंसल्टिंग इनकी कोलैबोरेशन थी, लेकिन फंडिंग नेदरलैंड की थी। जो बाद में ये क्लीनर प्रोडक्शन प्रोग्राम बाद में कन्वर्ट हो गया क्लीनर प्रोडक्शन इंस्टीट्यूट। अभी ये इंस्टीट्यूट रन करता है, प्राइवेटली ही है, ये प्राइवेट इनिशिएटिव है। इसी तरह से WWF पाकिस्तान जो है वो भी क्लीनर प्रोडक्शन प्रोग्राम या सर्कुलरिटी को पंजाब में PCSIR से के साथ मिलके, ये इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री है, इनके साथ मिलके प्रमोट करता है। WWF आल्सो इंट्रोड्यूसिंग दोस्त। लेकिन ये प्राइवेट इनिशिएटिव थे। इनके मोटिवेशन जो थे वो मल्टी डिफरेंट टाइप के थे। कहीं पे बायर प्रेशर था, और कहीं पे जो थोड़ी सी पब्लिक अवेयरनेस थी। एनीवे इसको गवर्नमेंट लेवल पे या पॉलिसी लेवल पे इम्प्लीमेंट इस तरह के नहीं हो सके इंडस्ट्री लेवल में, बड़े पैमाने पे। यहाँ पे मैं थोड़ा सा रखता हूँ, हमारी इंडस्ट्री, हम भी इंडस्ट्री के साथ इन्वॉल्व रहे हैं। ये मैं आपको कुछ पिक्चर्स में दिखाता हूँ। ये 2017 की हैं, जब हमने मुस्लिम मोहम्मदी साहब की इंडस्ट्री में पहली मरतबा विज़िट किया था विद यूनिवर्सिटी ऑफ यूटा के साथ। जो हमारे फैकल्टी मेंबर यूनिवर्सिटी ऑफ यूटा के विज़िट करते थे यहाँ।
That was one of the first interaction from US विकास with industry. तो उसमें फिर हमने इनके साथ मिलके काम शुरू किया इंडस्ट्री के साथ। ये मेरे ख्याल में शायद मोहम्मद मोहम्मद साहब को याद हो, 2007 में किया था इसमें। डॉक्टर असमत भी यहाँ बैठे हुए नजर आ रहे हैं। डॉक्टर बाहर भी हैं। और उसके बाद भी फिर हमने 2018 में एक सेमिनार कराया, और 2019 में भी एक सेमिनार कराया, और एक पायलट प्रोग्राम हमने फ्रॉम यूएसए एआईडी की फंडिंग से शुरू किया था, जिसका नाम था इको इनोवेशन फॉर टेक्सटाइल प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। वो छोटे लेवल का प्रोग्राम था। उसको हमने ना सिर्फ सक्सेसफुली रन किया, इसी तरह की एक रिपोर्ट हमने डेवलप की जो कि सिर्फ टेक्सटाइल प्रोसेसिंग की इंडस्ट्री की बुनियाद पे थी, क्योंकि सक्सेसफुल प्रोग्राम था। तो इस प्रोग्राम की बुनियाद पे ही हमने ये फिर इस कॉन्सेप्ट को बड़े पैमाने पे हायर एजुकेशन कमीशन को पिच किया, और वी जस्ट गॉट दिस कम्पिटिटिव प्रोजेक्ट। पूरे पाकिस्तान में 12 प्रोजेक्ट अप्रूव हुए थे, जिसमें से एक हमारा। एंड दैट वाज अ बिग अचीवमेंट फॉर अस, तो कि हमारी कॉन्सेप्ट को एक बड़े पैमाने पे हमें करने के लिए हमें फंडिंग हुई फ्रॉम एचईसी से। अच्छा, तो ये जो आई एम सॉरी मैं इसमें बीच में आ गया, ये जो सक्सेस स्टोरीज थी, जो उसके अलावा जो कोई बड़े पैमाने पे सक्सेस नहीं हो सकी पाकिस्तान एक्शन प्लान का, क्योंकि जो पॉलिसी थी वो सप्लाई साइड की पॉलिसी थी, यानी कि गवर्नमेंट कह रही थी भाई ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। वो इंडस्ट्रियलिस्ट को तो उससे इंटरेस्ट नहीं था, वो एक तरह से बर्डन थी इंडस्ट्री के लिए। तो जब भी ऐसी पॉलिसी होती हैं जो सप्लाई साइड की हो, या वो गवर्नमेंट उन्हें कह रही हो कैसे कर लें, ऐसे कर लें, हम ये एन क्यूएस इम्प्लीमेंट कर देंगे, अगर उससे ज़्यादा डिस्चार्ज हो तो हमें आपको फाइन होगा, और वगैरह वगैरह। तो वो काफ़ी उसका मैकेनिज़्म बहुत डिफ़िकल्ट होता है इम्प्लीमेंट करना, उसको इन्फोर्स करना। उसमें पाकिस्तान के जो हालात हैं उसमें जो करप्शन का जो लेवल है उस पर खैर मैं डिस्कस नहीं करना चाह रहा, लेकिन उसको इतनी एफिशिएंट नहीं होती। क्योंकि स्टाइल जो है हमारा ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल होता है, वो पॉलिसीज़ जो हैं वो अमूमन ऑफिस या में ही रहती हैं। और फिर हमारी जो गवर्नमेंट जो इंडस्ट्री है उसके पास टेक्निकल नो हाउ भी नहीं होती कि उसको कैसे चीज़ों को करा जाए। ये एक गैप है। अगर गवर्नमेंट कहती है कि यार आप इंडस्ट्री में ये कर लें कि आप इंडस्ट्री स्पेसिफिक स्टैंडर्ड लगा दें, लेकिन वो टेक्नोलॉजी नहीं, टेक्निकल नो हाउ नहीं है इंडस्ट्री को, तो फिर कैसे करेगी? वो हो नहीं सकेगा। फिर एक और बैरियर था कि इंडस्ट्री इन्वेस्ट भी नहीं करना चाहती। देर आर लैक ऑफ और अनविलिंगनेस ऑफ ग्रीन इन्वेस्टमेंट। दैट इज़ वन ऑफ द वी कॉल कॉस्ट बैरियर। ये वो कॉस्ट एक बैरियर है जिसको अबूर नहीं कर सकते, क्योंकि कॉस्ट है काफ़ी। वो तो अगर हम कहें कि यार आप ट्रीटमेंट प्लांट लगा लें फॉर एग्जांपल, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, तो उसकी एक कॉस्ट है, वो कॉस्ट को बेयर करना बहुत मुश्किल है। फिर उस क्योंकि वो उसकी फिजिबिलिटी बनती नहीं है। जो इन्वायरमेंटल या सस्टेनेबिलिटी के एक्शन इंडस्ट्री ने लिए हैं, उसकी बुनियाद ये नहीं है कि पॉलिसी डेवलप हुई है या पॉलिसी एक्शन प्लान बना है। बस उसकी बुनियाद ये है कि जो उनका बायर है उसने प्रेशराइज किया। अब वो जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने जो भी ट्रीटमेंट प्लांट लगाए हैं विद इन द इंडस्ट्री, या जो भी उन्होंने इन्वायरमेंटल एक्शन किए हैं, उसकी बुनियाद ये है कि उनका जो बायर अमेरिका में या यूरोप में बैठा होता है, वो कहता है कि भाई आप हमें ये करके दें तो हम आपसे ख़रीदेंगे। तो वो फिर वो इम्प्लीमेंट करते हैं। तो बायर प्रेशर वाज वन ऑफ द मेन ड्राइवर, जो हमारी इंडस्ट्री हमारी स्टडी का ये फाइंडिंग भी थी हम, कि हमने फाइंड किया जब हमने सर्वे किया 2002 में, तो हमें ये पता लगा कि यार ये इंडस्ट्री जो है वो बायर प्रेशर को ज़्यादा अहमियत देती है, बजाय इसके कि इन्वायरमेंटल रेगुलेशन को कंप्लाई करे। इन्वायरमेंटल रेगुलेशन अगर वो कंप्लाई भी कर रहे हैं तो इसकी वजह ही बायर प्रेशर ही। तो वो एक फिर दूसरा एक अहम था जो कि हर्डल थी, वो कॉस्ट बैरियर है। कि कॉस्ट जो है वो किसी भी चीज़ मेज़र की, वो उसको लगाना, इन्वेस्ट नहीं करना चाहता इंडस्ट्री, क्योंकि उसको कोई बेनिफिट नज़र नहीं आता। तो अगर बेनिफिट नज़र आएगा तो ज़ाहिर बात है फिर कॉस्ट बैरियर ख़त्म हो जाएगी। तो इसका हमारे प्रोजेक्ट का बेसिक बेसिक स्पिरिट ही यही है कि जो भी हम इन्वायरमेंटल एक्शंस बनाएं या बताएं, वो ऐसे हों कि उसका एक कॉस्ट इंटेंस मतलब कॉस्ट गेन हो, उनको मतलब फाइनेंशियल गेन हो, ताकि वो कॉस्ट बैरियर को अबूर कर सकें। तो
बजाय इसके कि जो हम करंट पॉलिसी एक्शन प्लान है जो कि डिक्टेट करती हैं, उसके बजाय हम ऐसी यानी कि फ्रॉम टॉप डाउन ब्यूरोक्रेटिक इम्प्लीमेंटेशन से हम शिफ्ट करें पॉलिसीज़ को कि मार्केट बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन हो। मार्केट बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन से मुराद कि वो उनकी जो जो इको इनोवेशन है या एनवायरमेंटल एक्शन है, वो खुद इंडस्ट्री की ज़रूरत हो और वो खुद उसको यूज़ करे, क्योंकि वो उसको लगे कि यार इसे करने से हमारी प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, उसकी मार्केट ज़्यादा हो जाएगी, तो उसकी उसकी प्रॉफिटेबिलिटी उनका बढ़ जाएगा, उसका इमेज बेहतर हो जाएगा। तो ये मार्केट बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन जो है वो हमें मैंने उसको कहते हैं ऑर्गेनिक इम्प्लीमेंटेशन हो, कि खुद मार्केट का एक मैकेनिज्म बन जाए जिसमें वो खुद इन्वॉल्व यूज़ कर रहे हो, तो उससे उनकी प्रोडक्शन को भी बेहतरी हो और इन्वायरमेंट को भी बेहतरी हो। ये हमारा बेसिक थीम है, या बेसिक यानी कि फिलॉसफी है, जो कि हमारी पॉलिसी का फ्रेमवर्क इस पे हो। यानी कि जो गवर्नमेंट अगर पॉलिसी को बना रही हो, तो वो फोकस करे कि स्पेसिफिक इनोवेशन मेजर्स अमंग डिफरेंट इंडस्ट्रीज जो प्रमोट हो, इंडस्ट्री के साथ इंडस्ट्री के अंदर जो सेक्टर्स हैं उनमें कोलैबोरेशन हो। जो टेक्नोलॉजी है, ग्रीन टेक्नोलॉजी, वो अगर नहीं है यहाँ, वो ट्रांसफ़र हो फ्रॉम जहाँ पे है। द मार्केट एक क्रिएट हो जो सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी के को प्रमोट कर रही हो, और हम फैसिलिटी प्रोवाइड करें, यानी कि गवर्नमेंट फैसिलिटी प्रोवाइड करे कार्बन ट्रेडिंग की भी और कार्बन स्टोरेज की भी। ये कार्बन ट्रेडिंग, कार्बन स्टोरेज रिलेटिवली न्यू, हमारे लिए रिलेटिवली न्यू है, वर्ल्ड में तो इनकी काफ़ी बातें होती रहती हैं, तो इस पर भी हमें गवर्नमेंट को पॉलिसी बनानी चाहिए। तो जो अभी डॉक्टर नवीन ने ब्रीफ किया था, ये 32 इको इनोवेशन मेजर्स फॉर 6 इंडस्ट्रियल सेक्टर आइडेंटिफाइड, उसको हमने क्या सोचा कि हम ड्यूरिंग दिस प्रोसेस के उनको हमने ग्रुप कर दिए कि वाटर रिलेटेड इको इनोवेशन कौन से हैं, एनर्जी रिलेटेड कौन से हैं, और ऑर्गेनाइजेशनल बेस्ड या न्यू बिजनेस मॉडल रिलेटेड कौन से मेजर हैं। तो वी जस्ट ग्रुप ऑल 32 मेजर्स इनटू दिस कैटेगरीज। तो लेकिन उसके साथ हमने एक और कैटेगरीज भी, क्योंकि हमने देखा था कि पीछे मैंने बताया कार्बन ट्रेडिंग, कार्बन इमिशंस रिडक्शन, कार्बन कैप्चर, कार्बन स्टोरेज, ये भी एक हॉट टॉपिक है। तो इनको भी हमने कंसीडर किया, तो हम तीन के बजाय जब हम तीन कर रहे थे, एक और चौथा ग्रुप भी शामिल किया है कैटेगरी में। तो चार कैटेगरीज बनाई हमने। इन चार कैटेगरीज में हमने इन 32 इमिशंस को ग्रुप कर दिया। ग्रुप ऐसा किया है कि हर इंडस्ट्रियल सेक्टर भी उसमें नज़र आ रही हो कि वो किसको टारगेट कर रहा है, इस तरह से कि जैसे कि कार्बन स्टोरेज या कार्बन रिडक्शन, कार्बन कैप्चर के मेजर्स हैं। ये हमने इनको इस तीन मेजर्स हमने ग्रुप किए, जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज हैं, वो मार्बल की भी हैं, स्टील की भी हैं, फार्मास्यूटिकल की भी हैं। इसको हमने इंडेक्स भी किया कि इनके इंडेक्स क्या हैं, कितने परसेंटेज रिडक्शन होगी या इम्प्रूवमेंट होगी, दिस वी कॉल इट इंडेक्स। सो लाइक 43% को हमने इंडेक्स 4 दिया है, 45 को भी 4 दिया है। अगर 50 होता तो इसको 5 देते। तो इसको हमने इको एफिशिएंसी को इंडेक्स के में भी कन्वर्ट कर दिया। तो इन चार कैटेगरीज में हमने इको इनोवेशन को ग्रुप कर दिया। तो ये एक ये है कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज की। और दूसरी दूसरी जो है वो इसमें तीन तीन मेजर्स हैं, लेकिन इसके अलावा जो एनर्जी कंजर्वेशन और इलेक्ट्रिसिटी कंजर्वेशन के 10 मेजर्स हमने ग्रुप किए। बहुत सारे इसमें कार्बन कैप्चर से भी रिलेट करते हैं, क्योंकि जहाँ जहाँ बॉयलर, जहाँ जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी, जहाँ पर जहाँ फोसाइल फ्यूल बर्न होगा, वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी, तो अल्टीमेटली उसको कहीं ना कहीं फिर कैप्चर करना चाहिए। तो वो कैप्चर करने के लिए ये सारे जहाँ जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, ये से रेलेवेंट ही हैं, यानी कार्बन कैप्चर के लिए भी रेलेवेंट है एनर्जी एंड इलेक्ट्रिसिटी कंजर्वेशन की। तो ये हमने फिर इसके 10 EI मेजर्स को ग्रुप किया अंडर दिस कैटेगरी। और 15 मेजर्स को हमने 15 मेजर्स को हमने रिसोर्स कंजर्वेशन एंड सर्कुलर इकोनॉमी के तहत किया, कि किस तरह से ये वो मेजर्स हैं जिससे रिसोर्स जो है वो कंजर्व होते हैं या यूज होते हैं फ्रॉम
फ्रॉम वन इंडस्ट्री टू अनदर इंडस्ट्री, सर्कुलरिटी आती है इसमें। इनको हमने अपने जो आइडेंटिफाइड थे 15 ये हैं। एंड द फोर्थ कैटेगरी वाज वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। और वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट में वो कैटेगरी, वो ऑप्शंस हैं, क्योंकि हमने टारगेट ही वो किए थे जो इकोनॉमिक बेनिफिट दें। वो इको इनोवेशन जो मतलब ऑप्शन ही, इको इनोवेशन का मतलब ही ये है कि वो इन्वायरमेंटल एक्शन जिससे इकोनॉमिक गेन भी हो। तो वो इसमें वाटर एंड ऑफ पाइप वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट शामिल नहीं है। एंड ऑफ पाइप वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट इज नॉट फाइनेंशियली वाइबल ऑप्शन। तो उसको हमने उसमें शामिल नहीं किया। वो रेगुलरिटी, रेगुलर यानी कि रेगुलर जो ईपीए है या दूसरी एजेंसीज हैं, दे कैन फोर्स देम, दिस इज अनदर डायमेंशन। लेकिन ये वो ऑप्शन है कि जिसमें वाटर को अब हम किसी तरह से सेव करके अगर हम उसकी कॉस्ट निकालें तो दैट वुड बी फाइनेंशियली वाइबल। लाइक अभी डॉक्टर नवीद ने कहा था, यूज ऑफ लेटेस्ट लेटेस्ट वॉशिंग मशीन, रेन फॉरेस्ट। ये ऐसी वॉशिंग मशीन है जो कन्वेंशनल वॉशिंग मशीन के मुकाबले में, जब डेनिम जीन्स को वॉश करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा पानी को सेविंग करती हैं। तो वो पानी की सेविंग एंड एनर्जी सेविंग दोनों होती हैं इससे। तो वो उसकी वजह से उसकी इकोनॉमिक फिजिबिलिटी बन सकती है कि आप 2-3 साल में जो आपने इन्वेस्ट किए, यू बाय सेविंग दोज वाटर, क्योंकि वाटर की भी एक कास्ट होती है ख़ास तौर से कराची में या एनी वे एनी इंडस्ट्रियल यूनिट। तो उसकी कॉस्ट को अगर कैलकुलेट करें तो हम 12% तक सेविंग कर सकते हैं, तो यानी कि उसकी इंडेक्स 1 है। इसी तरह के ऑप्शंस हमने इसमें कैलकुलेट किए हैं, जिसकी वजह से एंड ऑफ पाइप ट्रीटमेंट इसमें नहीं है, यानी कि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट इसमें इंक्लूडेड नहीं। जैसे मैंने कहा कि जो जो मेजर्स हैं उनकी कोई, उन इनोवेशन मेजर्स हैं उनकी कोई डिमांड होनी चाहिए। तो जो लिटरेचर को हमने रिव्यू किया तो उसमें हम पता लगा कि दो तरह की डिमांड होती हैं, ड्राइवर्स होते हैं। एक डिमांड ड्रिवन मेजर्स हो सकते हैं और एक सप्लाई ड्रिवन मेजर्स होते हैं। लाइक सप्लाई डिमांड ड्रिवन मेजर्स से मुराद ये है कि गवर्नमेंट जो है वो ऐसी पॉलिसी बना रही हो जो कि फाइनेंशियल इंसेंटिव मिल रहा हो या सपोर्ट ट्रेनिंग मिल रही हो या सर्विसेज में इंफॉर्मेशन एंड ब्रोकरेज सपोर्ट मिल रही हो, नेटवर्किंग मेजर्स हों, दीज आर डिमांड ड्रिवन मेजर्स। और सप्लाई ड्रिवन मेजर्स हैं, रेगुलेशन है, सपोर्ट फॉर प्राइवेट डिमांड है, या सिस्टमिक पॉलिसी है, या ये पब्लिक प्रोक्योरमेंट है। ये इनिशियल इनिशियल आई मीन वी जस्ट reviewed long ago, these things were in the literature for some time back। लेकिन इनकी ज़रूरत थोड़ी सी, हमारे डॉक्टर असमत साहब भी बैठे हैं यहाँ साथ में, तो उन्होंने थोड़ा सा इसको इम्प्रूव भी किया है। तो देर आर सर्टन पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट लाइक रेगुलेटरी, इकोनॉमिक्स, इंफॉर्मेशन, प्रोडक्ट्स एंड सर्विस एंड बिहेवियर। इन चार इंस्ट्रूमेंट को वी जस्ट कैन सी कि कौन से इसमें सप्लाई साइड है कौन से डिमांड साइड है। तो इसमें कोई अगर कोई रेगुलेटरी बॉडी जैसे ईपीए है, ईपीए आके कहती है कि आपका इमिशंस जो हैं वो इस लेवल पे होने चाहिए, दिस इज सप्लाइड साइड थिंग। ये ऐसी पॉलिसी बनाए कि आपके इमिशंस कम हो, दिस इज सप्लाइड साइड थिंग। वो जाके इन्फोर्स करे उनको, और उसमें कोई कोई इंडस्ट्री को कोई फ़ायदा ना हो रहा, दैट इज सप्लाइड साइड थिंग। लेकिन अगर इंडस्ट्री खुद एक मैकेनिज्म डेवलप कर रही है, यानी पॉलिसी की बुनियाद पे गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसी बना रही है कि गवर्नमेंट जो है वो प्रमोट कर रही है कि आप की प्रोडक्ट में एक ऐसा 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 लेबल आ जाए, इस जैसे हम इको लेबल कहते हैं, उसको किस तरह से यूज़ करें, किस तरह से आपकी प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ जाएगी। देन तो उसको इको लेवल को अचीव करने के लिए जो इंडस्ट्री है वो खुद काम करना शुरू करेगी, खुद अचीव करेगी, क्योंकि उसको लगेगा कि यार ये अगर मेरी प्रोडक्ट में ये इको लेवल लग गया तो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, तो मार्केट बढ़ जाएगी, तो उसमें सेल बढ़ जाएगी, तो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो इस तरह की जो पॉलिसीज़ हैं वो जैसे इक्वल कम्युनिकेशन बिटवीन मैन्युफैक्चरिंग एंड कंज्यूमर, यानी कि आपकी प्रोडक्ट पे बिल्कुल क्लियरली पता हो कि आपका आपकी इन्वायरमेंटल स्टेटस क्या है इस प्रोडक्ट को बनाने में, इसकी लाइफ साइकिल के दौरान। वो अगर रिफ्लेक्ट हो रही हो इको लेवल में, तो वो फिर एक कम्युनिकेशन कंज्यूमर से हो जाएगी। कंज्यूमर कैन रीड इट एंड कंज्यूमर कैन नो, कंज्यूमर कैन बाय देन। अगर वो उसको लगता है कि यार ये मतलब इको लेवल की वजह से जो है वो मैं इन्वायरमेंट को सेव कर रहा हूँ, ही कैन बाय मोर इवन एट हायर प्राइस इवन समटाइम।
और दूसरे भी मेजर्स इसमें हो सकते हैं कि कोऑपरेट इन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एजुकेशन एंड अवेयरनेस कैंपेन टू प्रमोट ग्रीन पब्लिक प्रोक्योरमेंट। अब ग्रीन पब्लिक प्रोक्योरमेंट यहाँ से थोड़ा सा डाउट था, क्योंकि पिछले मैंने स्लाइड में आपको दिखाया कि पब्लिक प्रोक्योरमेंट जो है वो सप्लाई ड्रिवन मेजर है, लेकिन अगर हम उसकी ग्रीन पब्लिक प्रोक्योरमेंट की पॉलिसी बनाएं और उसको उसकी यानी कि पॉलिसी से मतलब ये कि आवाम को या कहना चाहिए कि इंडस्ट्री को और कंज्यूमर को और मैन्युफैक्चरर को उसकी अवेयरनेस भी दें, तो दैट कुड बी इन डिमांड साइड और डिमांड ड्रिवन इको इनोवेशन मेजर। तो हमने सोचा, अभी भी हम सोच ही रहे हैं वैसे फ्रैंकली स्पीकिंग, डॉक्टर असमत मी और डॉक्टर नवीद एज वेल, आज आपको आज जहमत देने का भी मुराद थी, आपसे भी इनपुट लें और फिर हम कोशिश करेंगे कि उसको मज़ीद बड़े पैमाने पे दूसरी इंडस्ट्रियल सेक्टर या अपटेमा या काटी या साइट एसोसिएशन या कोटरी की साइट एसोसिएशन से भी इनपुट लें कि इस इको इनोवेशन को अडॉप्ट करने के लिए हम इको लेबलिंग या इको लेबल को प्रमोट करने की बात करें और ग्रीन पब्लिक प्रोक्योरमेंट की बात करें, ताकि वो जो इंडस्ट्री है वो खुद से इन्वायरमेंटल एक्शंस को इम्प्लीमेंट करे। अच्छा, यहाँ थोड़ा सा ग्रीन पब्लिक प्रोक्योरमेंट के बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ग्रीन पब्लिक प्रोक्योरमेंट के मतलब है the that public authorities seek to purchase goods, services, and work with a reduced environmental impact throughout their life cycle compared to goods, services, and work with the same primary function which would otherwise be procured। यानी कि अगर गवर्नमेंट है, यानी कि पब्लिक प्रोक्योरमेंट हो रही है, गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसी बनाए कि यार वो कहे कि ठीक है, अब मैं वो चीज़ें हम खरीदेंगे या उन चीज़ों को हम खरीदने पे इंसेंटिव देंगे जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट उसका कम हो उसकी मैन्युफैक्चरिंग के दौरान। तो जब वो चूंकि ग्रीन प्रोक्योरमेंट हो रही होगी, तो जो मैन्युफैक्चरर होगा वो खुद से फिर अपनी प्रोडक्ट को कंप्लाई करेगा फॉर दैट इन्वायरमेंटल जो प्रोक्योरमेंट ग्रीन पब्लिक प्रोक्योरमेंट के लिए सेट हो। तो दे तो द ग्रीन पब्लिक प्रोक्योरमेंट जो है वो उसको उस पे जो है वो गवर्नमेंट अथॉरिटी जो है वो मुख्तलिफ तरीके से इंटरवीन कर सकती हैं कि रेगुलेटरी अथॉरिटी को भी उनको कहें कि वो क्रिएट करें या शेप करें इंटायर सिस्टम कुछ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स के थ्रू। तो ये बेसिकली सप्लाई साइड भी है, डिमांड साइड भी बन जाएगा, दोनों चीज़ें बन जाएंगी। इस पे थोड़ा सा मैं यहाँ पॉज करता हूँ, मैं यहाँ स्टॉप करता हूँ। तो आई जस्ट, अगर डॉक्टर असमत वांट्स टू शेयर समथिंग अबाउट, क्योंकि इनका खास ये टॉपिक है। डॉक्टर असमत, डू यू लाइक टू शेयर समथिंग अबाउट ग्रीन पब्लिक प्रोक्योरमेंट? जी सर, थैंक यू। मेरी तरफ से थोड़ा सा इशू है, मैं आपकी स्क्रीन तो नहीं देख पा रहा। आपको होपफुली मेरी आवाज़ तो आ रही होगी, लेकिन वो आई डोंट नो क्या मसला है। अच्छा, जनरली ग्रीन पब्लिक प्रोक्योरमेंट बेसिकली क्या है कि वो एक ऐसा प्लान के जिसमें गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करता है कि एक मार्केट क्रिएट कर ले फॉर द ग्रीन प्रोडक्ट्स। अच्छा, जो गवर्नमेंट है, जो पब्लिक है, वो बेसिकली मेन परचेजर है और बहुत बड़ा परचेजर नहीं, आप उसे देखें कंज्यूमर है किसी भी गुड्स का, किसी भी प्रोडक्ट या से किसी भी सर्विस का। जब गवर्नमेंट खुद ही उन चीज़ों को परचेज करने के लिए मतलब उन्हीं ग्रीन प्रोडक्ट को परचेज करेगा, तो ऑटोमेटिकली वो जो प्रोडक्ट्स हैं, ग्रीन प्रोडक्ट्स हैं, वो उनका मार्केट शेयर बढ़ जाता है। जो ही उनका मार्केट शेयर बढ़ जाता है तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से उनकी जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। जब वो ऑटोमेटिकली उनकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी तो प्राइसेस कम हो जाएंगे, तो इसलिए वो कन्वेंशनल प्रोडक्ट से compete करेंगे मार्केट में। यानी ग्रीन पब्लिक प्रोक्योरमेंट जो पॉलिसी है वो बेसिकली एक इंस्ट्रूमेंट है कि वो जो ग्रीन प्रोडक्ट्स हैं उनके प्राइसेस को कम कर ले। जनरली कंसेप्ट ये है, परसेप्शन ये है कि जो ग्रीन प्रोडक्ट्स हैं वो एक्सपेंसिव हैं, चूंकि वो ग्रीन टेक्नोलॉजी एक्सपेंसिव है। और वो ग्रीन प्रोडक्ट और ग्रीन टेक्नोलॉजी एक्सपेंसिव इसलिए है चूंकि वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से वो एक्सपेंसिव ही रहते हैं। लेकिन पब्लिक जब उसको यानी गवर्नमेंट जब उनको परचेज करना शुरू कर देगा तो उनकी प्राइसेस कम हो जाएंगी।
तो ये काफ़ी सारे कंट्रीज ने ये अपना जीपीपी अडॉप्ट किया हुआ है और काफ़ी सक्सेसफुल रहा है, मतलब उनके एक्सपीरियंस बड़े अच्छे रहे हैं। तो कुछ अर्सा पहले, मतलब 2-3 साल पहले मैंने एक प्रोजेक्ट किया था यूनेप के साथ। हमने साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के मुख्तलिफ पॉलिसी रिव्यू किए थे, और उसमें और मुख्तलिफ स्टेक होल्डर कंसल्टेटिव वर्कशॉप में हमें ये मिला, मतलब रेस्पॉन्स के ये, मतलब जो जो रेस्पॉन्स है ग्रीन पब्लिक प्रोक्योरमेंट का, एजीपीपी का, वो बहुत अच्छा रहा है। तो मेरी तरफ से इतना ही है सर, और थैंक यू, थैंक स्पेसिफिकली यू। थैंक मेरी यू। स्क्रीन, आप बहुत शुक्रिया सर, मेरी स्क्रीन आप सबको नज़र आ रही है जो स्क्रीन अभी शेयर की है मैंने? क्योंकि मेरे यहाँ लिखा हुआ है योर स्क्रीन इज पॉज्ड, स्क्रीन शेयरिंग इज पॉज्ड। मैं तो नवीद, नहीं देख पा रहा सर। नवीद आपको मेरी नज़र आ रही है? ये सर एनर्जी एंड इलेक्ट्रिसिटी कंजर्वेशन ये आ रही है। क्या आ अब रहा मेरे है? ख्याल में तो एनर्जी एंड दोबारा करता हूँ। इलेक्ट्रिसिटी कंजर्वेशन ये तो पुरानी है यार, ये वो नहीं, ये मैं वही इसको अभी तक आ रही है। हाउ टू शेयर अगेन, क्योंकि यहाँ लिखा है योर स्क्रीन इज पॉज्ड, सो मैं इसको क्या करूँ? इसको अनशेयर करके पेस्ट शेयर करना है। अनशेयर रीशेयर कैसे? करें सर, इसको हटा के दोबारा से शेयर करें। हटा ही दिया मैंने, लेकिन वो फिर भी नहीं हो रही। शेयरिंग खत्म करके फिर दोबारा। हम्म। अभी नजर आ रही है स्क्रीन? जी सर। ये अब आ इको लेवल लिखा हुआ है। जी जी। आई एम जी, आ सॉरी गई। कि अगर अगर मेरी स्क्रीन मूव ना हो रही तो मुझे बता दीजिए। तो डॉक्टर असमत का बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया कि ग्रीन पब्लिक प्रोक्योरमेंट इज पब्लिक प्रोक्योरमेंट, लेकिन उसमें शर्त यह होती है गवर्नमेंट की कि गवर्नमेंट कहती है कि यार ये जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग हुई है इस पे ये इन्वायरमेंटली फ्रेंडली हो, या उसमें इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट कम हो, तो अब फिर हम खरीदेंगे, या हम खरीदने पे इंसेंटिव देंगे। तो उसके बहुत सारे मैकेनिज्म हो सकते हैं। यहाँ पे इसको कैसे पता लगे कि गवर्नमेंट को कैसे पता लगे कि यार ये इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट इससे कम है? इसके लिए एक और टूल है जिसको हम इको लेवल कहते हैं, और ये भी दुनिया में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है इको लेवल। एक तरह से उसको मैं पढ़ूँ इसकी डेफिनेशन, लेट मी रीड द डेफिनेशन। इको लेवल्स आर मार्क्स, एक्चुअली दे आर मार्क्स placed on product packaging or in e-catalog that can help consumer and institutional purchaser quickly and easily identify those products that meet specific environmental performance criteria and are therefore deemed environmentally preferable. तो अगर मेरे पास मैं कोई जीन्स खरीदना जाऊँ यहाँ पे और उस पर लिखा हो कि यार ये ग्रीन प्रोडक्ट है, तो मेरे लिए आसानी होगी कि यार मैं इसको खरीदूं, क्योंकि मुझे पता चल जाएगा कि ये जैसी बनी है, इसकी जो लाइफ साइकिल में इसके एमिशन इस, इस लेवल पे जो लिखा हुआ है उस लेवल पे कम हुआ है, तो यानी कि एनवायरनमेंट को कम नुकसान हुआ, तो मुझे मैं आई विल लाइक टू बाय। इसी तरह से गवर्नमेंट भी इसी इसको यूज़ कर सकती है कि गवर्नमेंट क्या है कि यार ठीक है, ये आप हमारा प्रोडक्ट बेचें, इसका इस पे टैग लगाएं, इस पे मार्क करें क्या है इसका स्टेटस, वो इको लेवल हो जाएगा। तो वो इको लेवल फिर इंडस्ट्री खुद भी बना सकती है कि इंडस्ट्री अपना सेट करे क्राइटेरिया कि यार हमने ये मीट किए, तो हमारा ये इको लेवल ये है, तो उसको लेबल करेगी ये इको लेवल। तो एनीबडी कैन यूज इट एज अ टूल, गवर्नमेंट भी यूज कर सकती है फॉर पब्लिक प्रोक्योरमेंट। तो इको लेवल और ग्रीन पब्लिक प्रोक्योरमेंट को हम साथ भी ले सकते हैं, दो दे आर इफेक्टिव टूल। गवर्नमेंट जो है वो ये इसकी वजह से, इको लेबल की वजह से एंड यूजिंग द पब्लिक ग्रीन पब्लिक प्रोक्योरमेंट एक मार्केट क्रिएट कर देगी कि वो कहेगी, गवर्नमेंट कहेगी कि यार हमें ये प्रोडक्ट खरीदना है, इसका इसके इसका जो है वो इसके पास इको लेवल होना चाहिए, इस लेवल का। एक मुख्तलिफ लेवल होंगे, मैं वो भी डिफरेंट डिफाइन करता हूँ। तो जब भी हम खरीदेंगे या हम खरीदने पे इंसेंटिव देंगे, तो जो मैन्युफैक्चरर है वो जाहिर बात है वो इम्प्लीमेंट करेगा उसको, तो वो एक, अब वो इम्प्लीमेंट करने के लिए उस इको इनोवेशंस जो हैं जो हमने डिफाइन किए हैं उनकी एक मार्केट खुद ब खुद क्रिएट हो जाएगी। तो मार्केट क्रिएट होने से जो उसको भी, जो बिजनेस कर रहा है उसको भी इंसेंटिव मिलेगा, उसको भी मोटिवेशन मिलेगा कि अगर वो अचीव करता है कोई लेवल इको लेवल का,
तो वो मार्केट में उसकी प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा बिकेगी, या गवर्नमेंट लेवल पे परचेजिंग ज़्यादा होगी तो उसको तो फ़ायदा है। तो दोनों को विन विन सिचुएशन है। ओवरऑल इसका फ़ायदा ये होगा कि इम्पैक्ट कम होंगे, और मार्केट्स बिजनेस को फ़ायदा होगा कि उसकी बिजनेस ग्रो करेगी। तो दिस इज़ अ विन विन सिचुएशन। तो हम ये इनको ग्रीन पब्लिक प्रोक्योरमेंट को, यानी पब्लिक प्रोक्योरमेंट को ग्रीन करने के लिए एंड उसका टूल इको इनोवेशन यूज़ करने के लिए, इन दोनों को मिला के अगर करें तो बहुत अच्छी तरह से ये ऑर्गेनिकली इको इनोवेशन अडॉप्ट हो सकते हैं। जैसे अभी डॉक्टर असमद अभी एक्सप्लेन कर रहे थे कि जब ग्रीन लेबल करते हैं आप, तो आपको कोई एडिशनल मेजर लेने पड़ते हैं, ज़्यादा बात है इको इनोवेशन मेजर, उस पर इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, ओवरऑल आपकी कॉस्ट बढ़ सकती है। तो ग्रीन लेवल्स की जो कॉस्ट जो है वो ज़ाहिर बात है नेचुरली ज़्यादा होगी। लेकिन जैसे जैसे मार्केट बढ़ेगी और उसका स्केल बढ़ेगा, तो वो मार्केट की कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगी। क्योंकि जब ज़ाहिर बात है जब आपके पास ज़्यादा आसानी से चीज़ें मिल रही हों और आ, उसकी सप्लाई ज़्यादा हो, तो फिर उनकी कॉस्ट कम हो जाती है। तो जब जैसी जितनी मैकेनिज्म बढ़ेगा, मार्केट बड़ी होगी, स्केल बड़ा होगा, तो ग्रीन लेबल्स की जो प्रोडक्शन जो है वो जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। तो उसके लिए फिर मार्केट शेयर बढ़ेगा और कॉस्ट रिड्यूस होगी, कंज्यूमर की चॉइस ज़्यादा बढ़ेगी उसको लेने के लिए। इसी तरह से इसको हम साथ में ग्रीन टैक्स भी कर सकते हैं। ग्रीन ग्रीन टैक्स के बारे में आई विल रिक्वेस्ट अगेन डॉक्टर असमत के थोड़ा सा आप ग्रीन टैक्स के बारे में बता दें। अच्छा, सर जिस तरीके से आपने बताया, थोड़ा सा मैं ऐड कर लूँ जीपीपी के हवाले से, एक पॉइंट में मिस कर गया। जीपीपी में बेसिकली नहीं, जीपीपी नहीं, इको लेवल। इको लेवल में एक साइड पे तो हम उसका मार्केट शेयर बढ़ा रहे हैं और दूसरी साइड पे उसकी रिसोर्स कंजर्वेशन भी हो रही है। यानी इकोनॉमीज ऑफ स्केल, रिसोर्स कंजर्वेशन, दोनों साइडों से उसकी कॉस्ट कम होती जाएगी। तो होगा क्या कि अगर गवर्नमेंट कोई ग्रीन टैक्सेस लगा दे, कि ग्रीन टैक्सेस की वजह से जो कमर्शियल प्रोडक्ट्स हैं उनकी कॉस्ट जो है ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, चूंकि उसमें कमर्शियल प्रोडक्ट्स के कॉस्ट बढ़ने की वजह से वो फिर ग्रीन प्रोडक्ट्स जो हैं वो compete करेंगे। तो ओवरऑल इंडस्ट्री सेक्टर को या जो प्रोड्यूसर है उसको ग्रीन प्रोडक्ट बनाने में फ़ायदा इसलिए होगा, नंबर वन, उसका मार्केट शेयर बढ़ जाएगा, नंबर टू, उसकी रिसोर्स कंजर्वेशन हो जाएगी, और ओवरऑल इकोसिस्टम में फ़ायदा ये होगा कि ओवरऑल उसके नेगेटिव इम्पैक्ट कम हो जाएंगे। तो ये है सिंपली। जी ठीक है। सर। सो बस मैं इसको ज़्यादा देर नहीं लगाऊंगा। डॉक्टर नवीद मुझे मैसेज कर रहे हैं कि कितनी देर लगेगी। आई विल ट्राई टू कट इट, क्योंकि हमारे पास थोड़ा सा आगे डिस्कशन का जो टाइम है ना, वो मैं थोड़ा सा उसको थोड़ा सा ले रहा हूँ। तो इसकी एक मिसाल वैसे सिंध में भी हुई है, जो सिंध फ्लड इमरजेंसी हाउसिंग रिकंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है, जो कि वर्ल्ड बैंक का फंडेड है। वो अपने हाउसेस की जो मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, दे आर यूजिंग ब्रिक्स विद लो कार्बन फुटप्रिंट। तो वो भी एक एग्जांपल है कि कैसे तरह से कार्बन कैप्चर या कार्बन स्टोरेज को प्रमोट कर रहे हैं वर्ल्ड बैंक के थ्रू। तो इस तरह की और बहुत सारी मिसालें हैं जो जिसमें ये चीज़ें यूज़ हुई हुई हैं। तो अच्छा, कुछ इंडस्ट्री जो है, इंडस्ट्री वालों को पता होगा, डॉक्टर सॉरी अपना मुस्लिम मोहम्मद मोदी साहब को, कि ISO 14,000 भी बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। और वो बेसिकली ग्रीन इको लेबल का ही एक एग्जांपल है, जो कि स्टैंडर्ड बने हुए हैं। तो डिफरेंट टाइप के ISO 14,000 हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। दे आर ISO 14,024, 14,021, 14,025। They talk about overall environmental profile based on life cycle consideration या self declaration declared environmental claim by manufacturer and supplier, and then environmental product declaration, uh, which provide quantified environmental information based on life cycle assessment of the product. Based on these three different types, there are different type of ISO। तो वो ऑलरेडी मार्केट में, यानी कि इंडस्ट्री कर रही है। जो अच्छे मैन्युफैक्चरर हैं, दे हैव दिस स्टैंडर्ड्स, एंड दे आर उसकी मोटिवेशन उनकी बायर चॉइस है, बायर प्रेशर है। लेकिन इस तरह के हैं, तो इन इको लेवल को मार्केट में यूज़ करना कोई मुश्किल काम नहीं है, हो रहा है, पहले ही से हो रहा है। उसको ज़रा गवर्नमेंट को यूटिलाइज करना पड़ेगा, उनको हाउ टू यूज़ देम। तो
जो इको लेबलिंग, डिफरेंट कंट्रीज ने डिफरेंट टाइप के अपने अपने इको लेबल भी बनाए हुए हैं, जैसे एनर्जी स्टार है, ब्लू एंजल है, या इको ईयू इको लेबल है, ग्रीन क्लेम है, इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल प्रोडक्ट डिक्लेरेशन सिस्टम है. These are different type of different countries owned eco labels. एक तरह से आईएसओ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन या ग्लोबल इको लेबलिंग नेटवर्क, ये थर्ड पार्टीज हैं जो कि इंडस्ट्री का के लिए रिकग्नाइज करती हैं, सर्टिफाइड करती हैं, लेबल करती हैं इको लेबल्स. इसके थ्रू भी होता है. पाकिस्तान में इटसेल्फ आईएसओ तो हो रहा है. आईएसओ के डिफरेंट 14,000 हैं सर्टिफिकेशन, लेकिन अपना कोई लीको लेबल नहीं है. तो पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट अपना इको लेवल भी डेवलप कर सकती है. तो हमारी ये भी है कि हमारी एक रिकमेंडेशन है कि पाकिस्तान अपना इको लेवल डेवलप करे और उसको यूज़ करे फॉर ग्रीन पब्लिक प्रोक्योरमेंट के लिए. उसका नाम है, आई जस्ट सपोज के प्रपोज के पाक पाक इको लेबल हम उसको कहें. तो अब आ जाते हैं हम कि इनको यूज़ कैसे करें, ई आई बेस्ड पॉलिसी इंटरवेंशन कैसे हो. तो जैसे हमने कहा कि टूल हैं दो, ग्रीन लेबलिंग एंड ग्रीन पब्लिक प्रोक्योरमेंट. इनकी बुनियाद पे पॉलिसी बनाएं. इनकी बुनियाद पे जो पॉलिसीज़ बनेंगी वो मार्केट क्रिएट करेंगी इको इनोवेशन की, और फिर उसको सपोर्ट करे पब्लिक R&D फॉर अवेयरनेस एंड डेवलप डिप्लॉयमेंट ऑफ इको इनोवेशन. यानी कि उनकी उनको उनको यूज़ करने के लिए एक पब्लिक R&D इंस्टीट्यूट हो, जो इंडस्ट्रियल कोलेब्रेशन हो, क्योंकि अभी इंडस्ट्री जो है वो इतनी कोलेबरेट नहीं करी, और उसको फिर इसको रिव्यू भी करे साल, शॉर्ट टर्म में लॉन्ग टर्म में. तो ग्रीन लेबल एंड ग्रीन पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी हो जो कि एक्शन बेस्ड पॉलिसी हो, यानी कि लेबल्स पे लेवल्स हमें पता हो, और फिर उसको उसको यूज़ करें फॉर पब्लिक प्रोक्योरमेंट के लिए. और जो हमने 4 डोमेन अभी डेवलप किए थे, उनकी बुनियाद पे भी इको लेबल्स के लेवल्स हो सकते हैं. जो कि जैसे मैंने बताया कि ये इको लेबल एंड ग्रीन पब्लिक प्रोक्योरमेंट मार्केट क्रिएट करेगी इको लेबल. तो मार्केट जो है वो प्रमोट करेगी इटसेल्फ नेचुरली कि इको इनोवेशन मेजर्स जो हैं वो अडॉप्ट हो इंडस्ट्री में. और पब्लिक R&D जो है वो उसको फैसिलिटेट करे, सपोर्ट करे. लेकिन हमने ये देखा है कि जो पब्लिक R&D या रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, फॉर एग्जांपल PCSIR है या कोई और इदारा है जो पब्लिक गवर्नमेंट लेवल का है, उस वो इतना इफेक्टिव नहीं रहता. अगर PCSIR को ये सारे काम करने चाहिए थे, लेकिन आप PCSIR में देखें तो वो ये काम नहीं कर रही. उसके काम उनके पास क्योंकि गवर्नमेंट कंट्रोल है, तो उसमें बहुत ज़्यादा ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हैं, और उसकी वजह से उनकी एफिशिएंसी नहीं है. तो उनमें वहाँ पे अच्छे लोग तो मौजूद हैं, लेकिन वो काम में कुछ नहीं कर रहे, बिकॉज ऑफ द इनएफिशिएंसीज ऑफ दिस ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम. तो हम ये प्रपोज करना चाहते हैं कि R&D हो जो गवर्नमेंट की ही हो, लेकिन वो फॉर विद इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के साथ, लाइक FPCCI के साथ या काटी के साथ, या उनके साथ भी एसोसिएशन हो, उनकी फंडिंग इंडस्ट्री से भी हो, उनकी फंडिंग गवर्नमेंट से भी हो, ऑटोनमस बॉडी सी हो, जो कि दोनों को बेहतर तरीके से, गवर्नमेंट को भी पॉलिसी बना के दे, इंडस्ट्री को भी नो हाउ करे. इस तरह का इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट को डेवलप करना चाहिए जो कन्वेंशनल इंस्टीट्यूट से डिफरेंट हो. फिर वो R&D जो है वो इंडस्ट्रियल कोलेब्रेशन को भी करे, क्योंकि जैसे चिकन फीड अगर कैल्शियम यूज़ करती है, और अभी एग्जांपल लेते हैं, और वेस्ट मार्बल का जो है वो चिकन फीड के लिए यूज़ हो सकता है. तो चूंकि दोनों में कोलेब्रेशन नहीं है, तो वो वो हो नहीं रहा मतलब उसमें एक चीज़ का जो प्रोडक्ट है, यानी कि वेस्ट है, दूसरे के लिए वो प्रोडक्ट है, वो दोनों क्लिक नहीं हो रहे. इस तरह के और बहुत सारे जो हमने आइडेंटिफाई किए इको इनोवेशन, वो उसमें बहुत सारे वेस्ट किसी और के रिसोर्स बन सकते हैं. तो वो इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन, खासतौर से केमिकल लीजिंग मैंने बात नहीं की, लेकिन केमिकल लीजिंग एक वन ऑफ द ऑप्शन, वो इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन से हो सकता है. अभी इंडस्ट्री जो डरती है एक दूसरे से, दे आर डोंट हैव ट्रस्ट, यार ये हमारे सीक्रेट चोरी कर लेगा. आई टॉक विद इंडस्ट्री में, मैं तो इंडस्ट्री यूनिट से पिछले 3 साल में राब्ते में रहा हूँ. तो वो यही कहते हैं कि यार हम कैसे किसी पे ट्रस्ट करें, कैसे हम कोलैबोरेट करें, वो दूसरा हमारे सीक्रेट चोरी कर लेगा. तो वो
उसको जो है R&D अगर कॉमन प्लेटफॉर्म हो जिसके सबका ट्रस्ट हो, दैट दैट कैन एक्ट एज अ प्लेटफॉर्म फॉर इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन एज वेल. So that's all about my presentation, and we are open for that. हम जो भी आपका सवाल है, कमेंट है, हम बेताबी से उसके मुंतज़िर हैं एंड वेलकम करते हैं. और आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया कि हमने अपने हमारी बात सुनी. तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो यू आर मोस्ट वेलकम. क्वेश्चन अगर कोई है, कोई अगर इस पे हम मजीद कुछ बात करना चाहें, आई थिंक डॉक्टर तनवीर विल कंट्रीब्यूट. Sure, welcome. Sir, am I audible? Yeah, I can hear you. Welcome. सर थोड़ी बस आपने जो चीजें की हैं उसमें थोड़ी मैं ऐड करूंगा चीजें. अच्छा, हम्म, अभी रिसेंटली कार्बन क्रेडिट की और ट्रेडिंग की पॉलिसी आई है नवंबर 2024 में मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज की तरफ से. और उस पॉलिसी में पेरिस एग्रीमेंट जो हमारा हुआ है अभी, उसकी जो ट्रीटीज है उसके अकॉर्डिंगली अभी गवर्नमेंट कुछ प्लान कर रही है कि इंडस्ट्री में प्रोसेस स्पेसिफिक जो है वो, जैसे आपने कहा कि इको लेबलिंग, और वो इंडस्ट्रीज जो यानी कोई चीज कर रही है प्लेटफॉर्म अपने पे, तो वो गवर्नमेंट जो है वो रेक्टिफाई करके और वो मॉनेटरी टर्म्स में, जैसे हम वॉलंटरीली कार्बन ट्रेडिंग के लिए ऑफर करते हैं, गवर्नमेंट आर वर्किंग ऑन दैट. यानी जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज जो है उन इंडस्ट्रीज को एक्सप्लोर कर रही है जिन्होंने इनिशिएट लिए हैं या ले रहे हैं. और जो नए ले रहे हैं उस पे कार्बन ट्रेडिंग वॉलंटरीली या जो है वो गवर्नमेंट सपोर्टेड जो है वो क्रेडिट्स हैं, दे आर स्टार्टिंग टू रजिस्टर इट एंड दे आर मेकिंग अ न्यू पॉलिसी ऑन इट. तो मैं थोड़ा आपके प्लेटफॉर्म से, अगर हम यहाँ सब दोस्त बैठे हैं और मौजूद बैठे हैं, तो ये अगर हम कर सकें और इसको आगे हम आपका जो रोड मैप है उसमें अगर ये हम फ्रेमवर्क में एक चीज ऐड कर सकें, क्योंकि ऑलरेडी जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में, और पाकिस्तान अभी IMF के पास भी क्लाइमेट चेंज के ऊपर काम कर रहा है, उसमें कार्बन ट्रेडिंग की बड़ी यानी विंडो है जिसमें हम यानी रूम यानी एक अपना रोल प्ले कर सकते हैं इस प्रोजेक्ट के थ्रू, या इस प्रोजेक्ट के थ्रू कोई पॉलिसी ड्रिवन करें. नहीं नहीं, बहुत सही आपने बात की. असल में कार्बन ये तो हमने शामिल ही किया ना, एक डोमेन शामिल ही किया. कार्बन इमिशन रिडक्शन, कैप्चर, स्टोरेज, रिलेटेड इको इनोवेशन ऑप्शन. और जो मैंने आपको कहा था कि वो ऑप्शन जो हैं वो सिर्फ ये तीन नहीं है जो तीन हमने डाले हैं, बल्कि वो भी हैं जो एनर्जी सेविंग के हैं. ये सारे कार्बन कैप्चर से रिलेटेड हो सकते हैं. ये कार्बन कैप्चर जो है ना, ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो अभी दुनिया में डेवलप हो रही है, उस पर काम हो रहा है. कार्बन कैप्चर का मतलब क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करना. कार्बन डाइऑक्साइड से आप ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक अदर केमिकल बनाना. तो ये ऐसी फील्ड है जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है दुनिया में. जहाँ पे भी कार्बन कैप्चर होती है वो दो तरह से होती है. एक तो नेचुरल कार्बन कैप्चरिंग, आप दरख्त लगा दें, या दूसरा फिर एक टेक्नोलॉजी बेस पे. दो वो दरख्त लगाने वाले मेजर्स या बिल्कुल दे कैन बी इंक्लूडेड, लेकिन वो जो स्पेसिफिक टेक्नोलॉजिकल बेस्ड कार्बन कैप्चर है, दिस इज इन्फेंसी, इन इन्फेंसी पीरियड. लेकिन एनीवे वो जाहिर बात है हमारे इसका हिस्सा है. इस इसको यूज ही इंक्लूड ही हमने इसलिए किया है कि कार्बन ट्रेडिंग, कार्बन कार्बन कैप्चर अगर हो, अगर मैं फॉर एग्जांपल कार्बन कैप्चर कर रहा हूँ तो आई कैन गेट क्रेडिट फॉर दैट. एंड वो क्रेडिट को बाद में मैं कहीं सेल कर सकता हूँ, तो वो दैट इज़ अनदर मार्केट. तो उस पर भी हम यकीनन हम उसमें लिखेंगे और वो हमारा प्लान का हिस्सा है. लेकिन जो मेन मेन अभी पाकिस्तान में जो अभी इम्प्लीमेंट हो सकती है बिल्कुल आसानी के साथ, दैट इज पब्लिक ग्रीन पब्लिक प्रोक्योरमेंट एंड इको लेवल. तो ये दोनों को अगर टूल को यूज़ करें तो पाकिस्तान की इंडस्ट्री को क्या मसला होगा? कोई भी इशू नहीं है उनको इम्प्लीमेंट करने में. उनके लिए तो एक फेवरेबल कंडीशन पैदा हो जाएगी. ये थोड़ा सा एक अप्रोच या पैराडाइम को शिफ्ट करना है अपने, बजाय हमको उनके इमिशंस को हम मॉनिटर करें और इमिशंस को उनको पनिश करें. वो अप्रोच करप्शन को तो जनरेट करेगी, मतलब करप्शन तो होगी नहीं. इम्प्लीमेंटेशन इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज या इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट को कम नहीं कर रही. ये हकीकत है. अभी कहीं भी देख लें आप, जितने भी हमारे एमिशंस हैं, चाहे वो शुगर इंडस्ट्री से हों, चाहे टेक्सटाइल इंडस्ट्री से हों, सिवाय इसके कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बायर का प्रेशर है,
बाकी वो मिशन वैसे ही कर रहे हैं। तो क्योंकि उनको कोई इंसेंटिव तो नहीं हासिल हो रहा। अगर वो, अभी मैं एक इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में था, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री वाला ने अपना ट्रीटमेंट प्लांट लगाया था, मेरे ख्याल में अभी जानते होंगे, कोरंगी में। वो ट्रीटमेंट जो है अपना वेस्ट को बिल्कुल रिवर आरओ के साथ कर रहा है। और वो कह रहा है कि यार आप इसको वजू में यूज़ कर लें मस्जिद में। तो मस्जिद वाले यूज़ नहीं कर रहे थे उसको क्योंकि उनको अवेयरनेस नहीं थी, कि वो समझते थे गंदा पानी ये ट्रीट किया हुआ है। तो कहने का मतलब है कि जो पता नहीं है लोगों को कि किस लेवल पे जाएं, लोगों को अवेयरनेस भी नहीं है। लेकिन आपका कमेंट ठीक है, रेलेवेंट है, कि कार्बन कैप्चर, कार्बन रिडक्शन की और कार्बन क्रेडिट की मार्केट है। अगर इस पे डॉक्टर असमत कोई राय देना चाहें तो ही इज़ वेलकम। नहीं सर, आपने कवर कर लिया, मेरी तरफ से कोई कमेंट नहीं है, बिल्कुल सही है, थैंक यू। Anyway, that is part of our policy anyway, Dr. Tanvi. And you are also our team member. So why didn't you write also this thing and send us right up? नहीं सर, उस पे ऊपर जो है वो मैं नीचे में एडअप कर सकता हूँ, क्योंकि हाँ, मैंने please, please. You are most welcome, most welcome. तो डॉक्टर नवीद के साथ शेयर कर देना, then that would be nice. लेकिन anyway, that is in our part of our policy framework. अच्छा, ये पॉलिसी फ्रेमवर्क के बारे में बताऊँ। ये पॉलिसी फ्रेमवर्क हम पॉलिसी बना के तो नहीं दे रहे हैं, वी आर जस्ट डिफाइनिंग कि कैसे बननी चाहिए पॉलिसी, किस डायरेक्शन में बननी चाहिए, उसका फ्रेमवर्क क्या हो, ताकि वो नेचुरली इको इनोवेशंस जो हमारे 32 हैं, और ये 32 तो हमने आइडेंटिफाई किए हैं फॉर 2 years ऑफ 3 years ऑफ वर्क विद इंडस्ट्री। लेकिन इंडस्ट्री और भी शामिल कर सकती है, बट दे विल फॉल इन विद इन दिस 4 कैटेगरीज विच आप डिफाइन। या तो वो वाटर रिलेटेड होंगे, या एनर्जी रिलेटेड होंगे, या ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड होंगे, या कार्बन इमिशंस रिडक्शन होगी। लेकिन उसमें वो फाइनेंशियल गेन या मोटिवेशन उनको मिलनी चाहिए, वरना वो इम्प्लीमेंट नहीं होंगे। जैसे कि जैसे कि ये पॉलिसीज आपको मैंने दिखाई थी ना, कि ये पॉलिसीज तो बनी हुई हैं, ये इंडस्ट्री शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनी है, NEQS भी बने हैं फेडरल लेवल पे, नेशनल लेवल पे। रीलोकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी की प्रमोशन ब्रिक क्लीन के लिए भी बनी हुई है, लेकिन ब्रिक क्लीन वहीं लग रही है लाहौर में या पंजाब में। इंडस्ट्री स्पेसिफिक स्टैंडर्ड भी बने हुए हैं, या उनके लिए बात हुई है, पॉलिसी बनी हुई कम से कम, इम्प्लीमेंटेशन ग्रीन प्रोग्राम के सब पॉलिसी लेवल पे इस तरह से बना हुआ है। लेकिन उनकी जो डायरेक्शन है वो वही है, ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल, टॉप डाउन अप्रोच। और आप जाके मिशंस पे बात कर रहे हैं ज़्यादातर, और वो नेशनल मार्केट नहीं डेवलप हो रही। तो हमारी जो ये पॉलिसी की फ्रेमवर्क है, दैट इज प्रमोटिंग नेचुरल फ्रेमवर्क, कि इस तरह से मार्केट, यानी कि ये जो आप हमने इसमें दिखाया है, ये जो कि ग्रीन लेबल्स या ग्रीन इको लेबल्स होंगे, तो उसकी वजह से मार्केट बनेगी। मार्केट किसकी बनेगी, नहीं इको नेशन की बनेगी, तो उनके अडॉप्शन की बनेगी। और जैसे जैसे टाइम यानी कि स्केल बढ़ेगा, तो वो फिर उसकी कॉस्ट भी कम होती जाएगी। तो आप अगर ग्रीन टैक्स लगा दें, तो जो कन्वेंशनल आइटम है उसकी कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि वो इको लेबल नहीं है, उस पर आप ग्रीन टैक्स लगा दें तो उनकी कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी। तो नेचुरली जो है वो फिर इको लेबल्ड या ग्रीन प्रोडक्ट जो हैं वो प्रमोट होना शुरू हो जाएंगे। तो वो उनकी मार्केट बन जाएगी, उनकी कंजम्पशन ज़्यादा हो जाएगी। तो फिर उसका इम्पैक्ट इन्वायरमेंट पे आएगा, इन्वायरमेंट पे कम इम्पैक्ट आएगा। दैट इज़ मेन पॉलिसी फ्रेमवर्क। आई होप कि मैं अपनी बात को समझा पा रहा हूँ आपको। आई होप सो। मुफ्ती मुस्लिम साहब का कमेंट का इंतज़ार है मुझे, कि शायद आप। भाई मैं बिल्कुल आपकी बात फॉलो कर रहा हूँ, और मैं इतनी देर से भी सोच रहा था कि ये जो हमने बनाया है, और मैंने डॉक्टर नवीद से भी रिक्वेस्ट की कि इसकी हार्ड कॉपीज अगर मुझे मिले, तो ये इतनी अच्छी स्टडी हुई है, इतना वक्त भी लगा है इसमें, और आप लोगों के एफर्ट्स हैं इसमें, तो मैं चाहूँगा कि इसमें सीपा भी हमारा साथ दे। और ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं, काटी तो खैर एक है अभी, उसके अलावा FPCCI है या दूसरे, और पर्टिकुलरली जो एसोसिएशंस हैं जैसे पाकिस्तान टनल्स एसोसिएशन, तो
उनकी भी सब लोगों से सलाम दुआ है। मैं चाहूंगा कि डॉक्टर नवीद से मैं लाइन अप करके कम से कम ये 3-4 जो बड़े हैं, जैसे अपटमा वाले हैं वो जानने वाले, टैनर्स एसोसिएशन है, ऑटोमोबाइल वाले मैं समझता हूँ इतने ज्यादा रेलिवेंट नहीं है क्योंकि उनका एक कम रोल है। अच्छा, फूड इंडस्ट्री है तो फूड का भी एक अलग काठी के ऊपर पूरा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है, उसमें भी मैं ये रिपोर्ट की सॉफ्ट कॉपी को चला दूँ। जितने भी फूड वाले हैं, चाहे वो रेडी टू ईट है, बहुत बहुत है कराची के अंदर, सैकड़ों है, तो वो सब तक वो चीजें पहुंच जाए। और उसको फिर 1-to-1 अगर इंटरेक्शन करना हो तो यहाँ से एक फोकल पर्सन होना, आई थिंक कबीर भाई द मोस्ट आइडियल पर्सन नाउ दैट आप लोग नहीं है यहाँ पे, तो वो उनसे इंटरेक्शन करें तो मुझे यकीन है कि अगर उसमें से हमको 4-5 आदमी भी ऐसे मिलते हैं कि जो उन चीजों को इम्प्लीमेंट करने के लिए तैयार होते हैं, तो आई थिंक वी हैव वेल अचीव्ड आवर ऑब्जेक्टिव। यू आर डेफिनेटली सर मोस्ट वेलकम। वी हम तो यानी हमारे जो हैं वो जो कोरंगी एसोसिएशन काटी है, दे आर आल्सो और पार्टनर, और साइट एसोसिएशन है वो, उसके भी हम दो पिछले, आपको याद हो पिछली स्टीयरिंग कमेटी में भी शामिल थे। उससे पहली वाली जो हमारी हुई थी उसमें भी हमने उनको बुलाया था, वो आए थे। और मैं खुद गया था बाद में साइट एसोसिएशन, उनको मैंने 2 मरतबा उनके ऑफिस में जाके, जब उनके सारे मेंबर्स को बुला के उन्होंने शाम में हमें प्रेजेंटेशन करवाई थी, दे वर क्वाइट प्रोग्रेसिव। इसी तरह से कोर्टरी एसोसिएशन के जो चेयरमैन थे, मैं खुद उनके ऑफिस गया था, और कोर्टरी एसोसिएशन इन साइट कोर्टरी में जो साइट एसोसिएशन है, उनको भी हमने पिछली स्टीयरिंग कमेटी में बुलाया था, अभी भी बुलाया था। इस मरतबा भी शायद पार्टिसिपेशन इंडस्ट्री की हो नहीं सकी ज़्यादा, लेकिन आई अश्योर यू कि हमारी जो ये जो भी हमारी वर्क है, उसका तो टारगेट ही इंडस्ट्री है। तो इंडस्ट्री को हम क्यों इन्फॉर्म नहीं करेंगे? वी विल ज्यादा होनी चाहिए, मेरा ये हमारी आउटरीच और होनी चाहिए। ज्यादा आई एडमिट कि हमें, हम उसको सर्कुलेट करेंगे, आपके थ्रू करेंगे, दैट वुड बी वेरी नाइस अपॉर्चुनिटी फॉर अस। और अगर उनको कोई बाद में कोई हमें कोई क्लेरिफिकेशन चाहिए तो हम आल्सो हम हाजिर हैं। लेकिन एक और चीज़ है, ये जो पॉलिसी फ्रेमवर्क है ना, खास तौर से इस पे हमें एसोसिएशन का सपोर्ट चाहिए, कि हम इसको गवर्नमेंट लेवल पे कम से कम पिच कर दें। गवर्नमेंट ऑफ सिंध, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फेडरल लेवल पे उनको भी पता होना, मिनिस्ट्रीज को पता नहीं है, हमें अपने वर्क उन तक भी पहुंचाना चाहिए। तो अभी हम उस पे इतने सक्सेस, ईपा एक हमारा हमारे सेक्टोरल पार्टनर है, ईपा वाले, बहुत शुक्रिया सर कि आप लोग, हम आपके साथ भी, यानी कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी के साथ भी हम सेशन करना चाहते हैं कि हम ईपा का क्या रोल हो, कि वो ग्रीन पब्लिक प्रोक्योरमेंट के लिए और इको इको लेवल के लिए भी यूज़ कर सकें। क्योंकि इस वक्त जो पॉलिसीज हैं जो ईपा यूज़ करती है, वो असूलन पनिश करती है जो मैन्युफैक्चरर है। तो हम ईपा, यानी कि ईपा कैसे उन मेजर्स को अडॉप्ट करवाए कि वो पनिशमेंट नहीं लगे मैन्युफैक्चरर को, बल्कि वो उनको उनके बेनिफिट के लिए हो। तो ये जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं, वो वो गवर्नमेंट की अथॉरिटीज़ है ना। तो रेगुलेटरी गवर्नमेंट जो भी काम करेगी वो रेगुलेटरी अथॉरिटी के बुनियाद के साथ ही करेगी ना, चाहे वो पाकिस्तान स्टैंडर्ड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हो या इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसीज हो। देयर रोल इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि सारी पॉलिसी अल्टीमेटली दैट विल बी थ्रू देम। लेकिन उनका अपना थोड़ा सा शिफ्ट करना पड़ेगा कि वो अ, उनकी पॉलिसी ऐसी हो कि वो सिर्फ रेगुलेट ना कर रही हूँ उस पर कि एमिशंस हो रही हैं तो उस पर फाइन लग रहा है, बल्कि वो इस तरह की पॉलिसीज़ को बनाएं कि दैट कुड इनकरेज मैन्युफैक्चरर के वो खुद वॉलंटियरली अडॉप्ट करें पॉलिसी को। इसकी हमने एक मैकेनिज्म हमने सजेस्ट किया है। ऑफ कोर्स देयर कैन बी सम अदर मैकेनिज्म, जैसे जैसे डॉक्टर असमत का ये जो एक बनाया हुआ एक है कि सप्लाई साइड की जो है वो उसके मैकेनिज्म है, रेगुलेटरी इंस्ट्रूमेंट यूज़ करके बैन कर दें किसी चीज़ को, हैजर्डियस मटेरियल को डिफाइन करें कि क्लीन प्रोडक्शन के स्टैंडर्ड क्या होने चाहिए।
या टैक्स लगा दें या उसको सब्सिडाइज कर दें या कैप कर दें किसी को या ट्रेड स्कीम्स कर दें या परमिट देना शुरू कर दें, दैट वुड बी आल्सो वैल्यूएबल और इम्पोर्टेंट पॉलिसीज। लेकिन इसकी बुनियाद पे अमूमन जो है वो बैन करेंगे तो पनिशमेंट होगी किसी को, और अगर आप सब्सिडाइज करेंगे या टैक्स करेंगे तो वन सेक्टर ऑफ द इंडस्ट्री को भी पनिशमेंट होगी। तो ये टूल भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन हमने अपनी स्टडी में जो फोकस किया वो डिमांड साइड वालों को फोकस करने की कोशिश की है फ्रेमवर्क के लिए। तो हम ईपा वालों से गुजारिश करेंगे कि अगर वो अपने डायरेक्टर, हमने तो इनवाइट भी किया था, नहीं डॉक्टर डायरेक्टर जनरल, आप सर वो डायरेक्टर जनरल कौन है अभी आपका? पहले तो नहीं नहीं मुगल साहब थे। एडिशनल डायरेक्टर। अच्छा अच्छा, तो अगर हम उनके साथ भी बात कर सकते हैं, अगर मिनिस्ट्री से हम बाद में हम कोशिश करेंगे कि हम उन्हें भी पीच करें, खासतौर से FPCCI। शायद अब मैं बताना भूल गया, मुस्लिम मोहम्मदी साहब FPCCI के भी वाइस प्रेसिडेंट थे पहले, जब 2019 में वो किया था इको इनोवेशन का फर्स्ट प्रोजेक्ट। तो मैं FPCCI गया था, तो सर मोहम्मदी साहब भी थे। PCCI है या रिजॉल्व हो गया? नहीं है, और हम लोग भी काफी साल के बाद। हाँ, फिर बाद में काटी के वाइस प्रेसिडेंट भी थे अभी शायद, अभी। लेकिन हमें अगर ये हेल्प रहेगी तो हम FPCC के प्लेटफॉर्म पे और काटी के प्लेटफॉर्म पे भी गवर्नमेंट के लोगों से भी बात कर सकते हैं कि अल्टीमेटली इट शुड बी द गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फ्रेम द पॉलिसी, नॉट अस। वी कैन जस्ट सजेस्ट देम आवर रिकमेंडेशन। मेरे ख्याल में काफ़ी टाइम हो गया, तो सर वो आपके डिस्कशन का भी मेरे हम टाइम हो गया है, तो मेरे ख्याल आपका डॉक्टर सॉरी मुस्लिम मोहम्मदी साहब का एक टॉक रहती है, जी सर, डिस्कशन मेरा ख्याल है काफी हो गई भी है, अब आपके पास है। कंक्लूड करें। ओके सर, हाँ थैंक यू वेरी मच। जुबैर साहब ने बहुत कम्प्रिहेंसिव प्रेजेंटेशन दी पॉलिसी फ्रेमवर्क पे, और इस पे अभी मेरा ख्याल है कि हमें और काफी सारे प्लेटफॉर्म्स पे जाकर इस पे हमें डिस्कशन करनी चाहिए और मजीद बात करनी चाहिए। और मोहम्मदी साहब से मैं दरखास्त करूंगा कि वो आ जाएं और इस सेशन को कंक्लूड करें। थैंक यू। प्रोफेसर डॉक्टर कामरान अंसारी साहब शायद इस वक्त हैं नहीं, डॉक्टर नावीद अहमद साहब, डॉक्टर जुबैर साहब, असमतुल्लाह साहब, मेरे भाई और दोस्त सर जुबैर भाई, और अली नवाज भुट्टो साहब, अब्दुल रहमान साहब, दूसरे जो साथी सीपा से और इक्का से, रीजनल डायरेक्टर इमरान अब्बासी साहब, सबको सलाम अलैकुम। Sir, I would like to, since this is the end of this session today, और ये हमारा third meeting है second committee में, इसका हमारे final conclusions है। So I would like to take a moment to express my heartfelt gratitude to each of the team members for your invaluable participation and insight contribution towards this cause. Or the discussions we had have underscored the critical role of continued collaboration and innovation in addressing the challenges that lies ahead. The strategies, insights, and solutions shared during our meeting lay the foundation for meaningful progress and long-term sustainability. Our collective efforts are not only key to addressing today's needs, but also to ensuring that we build a more resilient and prosperous future for all. I extend my deepest appreciation to all our partners, experts, and stakeholders for the continuous commitment and support to this shared vision. It is through your dedication and collaboration that we are able to take bold steps forward in driving eco-innovation and sustainability across the industry. And I assure that together we will continue to make strides toward the most sustainable, equitable, and thriving future. And at this stage, I would like to reassure that from the industry side, whether it is a CARTI or FPCCI or anything, including if we need some help from SIFC,
तो क्योंकि मैं उनके साथ भी अभी क्लोज कोऑपरेशन में फिशरीज के सेक्टर में हम लोग काम कर रहे हैं और उनकी काफी मदद we can take some help from them also, and of course the Sindh government of which we are part and we belong to this place. हम तो सिंध से बिलोंग करते हैं और सिंध की तरफ ही पहले देखेंगे। हमको दूसरे सूबों के लिए भी अच्छा सोचते हैं, लेकिन पहले हमें अपने सूबे को देखना है, सिंध को देखना है। तो मैं समझता हूँ उसमें सिपा कैन बी अवर वेरी गुड पार्टनर्स एंड ईपीए, और उनके साथ मिलकर ये आखिरी, जुबैर भाई मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप दूर तो हो गए, लेकिन ये आखिरी नहीं होना चाहिए नवीद साहब, एंड वी मस्ट कंटिन्यू ऑन विद दिस। और इसकी जितनी ज्यादा हम लोग तशहीर करेंगे, जितने ज्यादा लोगों को अवेयरनेस दें, क्योंकि मेरा ये आर्गुमेंट है कि टेनर्स एसोसिएशन उनको नहीं मालूम है कि यहाँ पे उनके लिए क्या चीज हुई। तो आई थिंक इट विल बी इन द फिटनेस ऑफ थिंग, इसी के कंटिन्यूएशन में हम अभी, क्योंकि ताज़ा ये प्रोजेक्ट खत्म हो रहा है, आपका आखिरी वो भी 90% हो गया, 10% भी इंशाल्लाह हो गया, तो उसके फौरन बाद हम एक कलेक्टिव मीटिंग जैसी करें और उसके बाद इन एसोसिएशंस को राब्ता करके कम से कम अपनी जो फाइंडिंग्स हैं उसको डिसिपेट जरूर करें। एंड आई एम श्योर कि इंशाल्लाह उसमें से अगर 2, 4, 5 आदमी भी मोटिवेट होते हैं और उसके अंदर पार्टिसिपेट करना शुरू करते हैं, तो आई थिंक देन आवर ऑब्जेक्टिव इज फुली रिकवर्ड एंड अचीव्ड। एंड once again I thank you all for your continued support and invaluable contribution, and I look forward to our ongoing collaboration and the positive changes we will create together inshallah। और इस मौके पे मैं समझता हूँ कि ये इको लेबल का भी जो डॉक्टर जुबैर कॉन्सेप्ट है, इसको मैं खुद भी उसकी प्रोपोगेट करूंगा, और इंडस्ट्री में भी हम लोगों ने कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बनाए हैं फिशरीज की इंडस्ट्री में तो बिल्कुल वर्ल्ड क्लास। तो मैं चाहूंगा कि उसके ऊपर थोड़ी सी आपसे और भी गाइडेंस लूँ इको लेवल पे, तो मे बी वी कैन स्टार्ट विद आवर ओन इंडस्ट्री, विद आवर ओन होम, और हमारी जो प्राइवेट लेबलिंग होती है उसके ऊपर भी हम कोई इको लेबल करें, और उसको पाकिस्तान के मुनासिबत से, आई डोंट नो अभी है इस वक्त या नहीं, अगर नहीं है तो उसको हम इंट्रोड्यूस करें, और उसके अंदर पहले गवर्नमेंट ऑफ सिंध से उसका अप्रूवल लें और फिर फेडरल लेवल पे लेके चीज़ों के अंदर उसको इम्प्लीमेंट करें, ताकि अगर वो वर्ल्ड स्टैंडर्ड है तो आज नहीं तो कल, साल में 2 साल में कहीं ना कहीं तो वो लेबलिंग में शुरू हो जाए। और अभी तो बहुत कॉन्सेप्ट है, आप देखें पाकिस्तान में भी ऑर्गेनिक फूड, ऑर्गेनिक चीजें ये सब आ गई, तो व्हाई नॉट इको लेबलिंग, वो भी हो सकता है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के ऊपर इंशाल्लाह। आई होप टू हैव अ गुड फ्यूचर फॉर ऑल ऑफ अस इंशाल्लाह, और हम लोगों का ताउन एसोसिएशंस का हमेशा आपके साथ। थैंक यू वेरी मच।